तो अभी तक हमने बहुत इजी क्वेश्चंस देखा था, पर अब हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़ में और अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत थोड़ा सा टफ है आप लोगों के लिए। अब देखते हैं इसमें से आप कितना कर पाते हैं, और इसके बाद आप एनालाइज करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाए थे खुद से। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो हमारा आंसर जो है सी सही हो जाएगा, 1917 में। ये गांधी जी का जो है, गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। ठीक है, पहला जन आंदोलन था, गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, चंपारण आंदोलन किसने शुरू किया था? तो जैसे कि अभी पता चला कि हमें ये चंपारण आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? गांधी जी ने, और गांधी जी का ये पहला जन आंदोलन था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो वो चंपारण आंदोलन था। ठीक है, जो कि बिहार में, चंपारण कहाँ है? बिहार में। कब हुआ था? 1917 में। देख लेते हैं हम, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? रॉलेट एक्ट जो है 1919 में लागू हुआ था। इसी को हम इसको उस तत्कालीन जो भी नेता थे इसको क्या कहते थे? काला कानून। गांधी जी ने भी इसको क्या कहा था? काला कानून। ये पूछा जाता है कि किसने कहा, तो गांधी जी ने इसको क्या कहा था? काला कानून, क्योंकि इसमें बिना किसी अरेस्ट वारंट के सबको गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो ये काला कानून ही तो हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी, ये तो इजी है, आप कर सकते हैं। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक, असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस कारण बंद किया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो है वो चौरी चौरा कांड के कारण बंद किया गया था। अब गांधी जी को भी नोबेल पुरस्कार के लिए 5 से 6 बार नॉमिनेट किया गया था। कितनी बार? नोबेल के लिए 5 से 6 बार नॉमिनेट किया गया था, बट जो है चौरी चौरा कांड जैसे घटनाओं के कारण इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो आपका ऑप्शन बी सही है, 1930 में। गांधी जी का विचार था कि अगर हम, नमक एक ऐसी चीज़ है जो चाहे वो अमीर फैमिली हो चाहे वो गरीब फैमिली हो, सब इसको यूज करते हैं, और उस पर तत्कालीन जो अंग्रेज गवर्नमेंट थी उसने क्या किया था? टैक्स बढ़ा दिया था। तो ठीक है, अब ये दांडी मार्च का जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था? दांडी मार्च का शुरुआत 12 मार्च 1930 से जो है 6 अप्रैल 1930 तक हुआ। ओके, 1930 तक हुआ। अब इस बीच वो कितने किलोमीटर की दूरी, कितने मील्स की दूरी तय करते हैं? तो 241 मील की दूरी तय करते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट है, आ सकता कि ये जब दांडी यात्रा हुई तो कितने मील की जो है उन्होंने यात्रा की? तो 241 मील की यात्रा की। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में शुरू हुआ। इसमें गांधी जी ने क्या है, करो या मरो का नारा दिया, क्योंकि गांधी जी ऐसे तो कभी बोलते नहीं थे, बट गांधी जी भी अब समझ गए थे कि अब हमें इनका विरोध करना ही चाहिए, चाहे वो शांति से हो चाहे वो अशांति से, चाहे हम आंदोलन ही करना पड़े। तो ये पहली बार हुआ जो कि गांधी जी ने ऐसे ऐसे नारा दिया, करो या मरो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गांधी जी अपने शांति के लिए जाने जाते हैं। ठीक, हम नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था, ये अभी हमने जैसे बात किया कि क्या किया था, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सुभाष चंद्र बोस जब इंडिया छोड़कर गए तो उन्होंने सिंगापुर में जो है इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था, हमारा ऑप्शन सी सही है, 1929 में पूर्ण स्वराज पारित हुआ था। अब इसमें पूर्ण स्वराज में क्या था कि इसकी अध्यक्षता जो है वो नेहरू जी कर रहे थे। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? नेहरू जी कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वो काफ़ी यंग थे उस समय। ठीक है, ये जो अधिवेशन हुआ था
कांग्रेस का 1929 का लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक, लाहौर में हुआ था। अब इस दिन जवाहरलाल नेहरू और उस कांग्रेस की बैठक में ये निश्चित हुआ कि हमको अब पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी तरीके से हमें स्वतंत्रता चाहिए। अगर हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता नहीं देते हैं अंग्रेज़, तब हम 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और इसी आधार पे हमने देखा कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी को संविधान लागू होने का क्या कारण था? जबकि 26 नवंबर तक बन गया था हमारा वो संविधान, फिर भी हम 26 जनवरी तक क्यों गया? क्योंकि यही रीज़न था कि इन्होंने क्या उस दिन मनाया था, 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज मनाया था। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी हम सबको पता है, वो क्या है? गंगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुना नदी का जो उद्गम है वो यमुनेत्री हिमनद से होता है। यमुनोत्री ग्लेशियर जिसको कह सकते हैं हम, वहाँ से होता है। ठीक, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी जो है वो किस दिशा में बहती है? पहले आप ऑप्शन देखिए। ठीक है, ये है आपका ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी पूरब से पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन डी पश्चिम से पूरब। और हमारा सही हो जाएगा पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम ये नदियाँ, ये नर्मदा नदी बहती है। अब देखो पूरब से पश्चिम कौन कौन सी नदी बहती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कुछ ही नदियाँ हैं जो पूरब से पश्चिम बहती है, मतलब कुछ इस तरीके से बहती हैं पूरब से पश्चिम साइड में। ठीक है, कुछ इस तरीके से बहती हैं। हम देख लेते हैं कौन कौन सी नदी है जो कि पूरब से पश्चिम में बहती हैं। कहाँ बहती है? पूरब से पश्चिम, मीन्स इस तरीके से। ठीक, कौन कौन सी नदी? पहली नदी है लूनी। ठीक, आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगी लूनी। और एक नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी जो कि राजस्थान से निकलते हुए गुजरात में आती है। ठीक, दो नदी हमने देख लिया। अब तीसरी नदी क्या है? माही। ठीक है, जस्ट वेट, पेन इज थोड़ा सा पेन अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, माही तीसरी नदी है। जैसे कि आप एक नदी देख ही लिए, नर्मदा नदी है, और एक नदी है तापी, तापी नदी, और एक नदी है सतपुड़ा। ये नदियाँ कैसी नदियाँ हैं? जो पूरब से पश्चिम बहती हैं। कैसे बहती हैं? पूरब से पश्चिम, मीन्स इस दिशा में बहती हैं। राइट, इस दिशा में बहती हैं। ओके, क्लियर हुआ? याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ये सारी नदियाँ। एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग लिख लो। जो पूरब से पश्चिम नदियाँ बहती हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये पूरब से पश्चिम बहने वाली नदियाँ कौन सी है? एक लूनी है, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, सतपुड़ा। ठीक है, ये नदियाँ हैं जो कि पूरब से पश्चिम बहती हैं। याद रखिएगा आप, ठीक है, ऐसे ऐसे बहती हैं। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं हम। कावेरी नदी किस राज्य से होकर बहती है? कावेरी नदी जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटक से होकर बहती है। कहाँ से? तमिलनाडु और कर्नाटक से होकर बहती है। ठीक है, और इनके बीच विवाद भी होता रहता है। कावेरी नदी विवाद इनके बीच होती रहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है? तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नर्मदा। नर्मदा नदी पे जो है सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। किस नदी को शौरव ऑफ बिहार कहा जाता है? मीन्स बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार का शोक मीन्स शौरव ऑफ बिहार। शौरव ऑफ बिहार या बिहार का शोक हिंदी में कहें तो। ठीक, ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्या है? तो आप सभी परिचित होंगे कि संविधान में लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। क्योंकि जनता ही किसी भी नेता को चुनती है जो कि हमारे हेड होते हैं। ठीक है, जैसे जनता द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र का अर्थ हो जाएगा। ठीक है,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही जो है वो है भाग 4। भाग 3 में हमने देखा था क्या था फंडामेंटल राइट्स मीन्स मौलिक अधिकार, पता होगा आपको, मौलिक अधिकार था, देखा था हमने। ठीक है, हम देख रहे थे भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये क्या है, ये राज्य को काम करने के कुछ दायित्व हैं जो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। इसके जो आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, इसके आर्टिकल्स हैं 36 से 51। कितने आर्टिकल हैं, 36 से 51। जीपीएसपी में कितने हैं, मीन्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कुल कितने आर्टिकल हैं, 36 से 51 तक के आर्टिकल्स इसमें आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं संविधान का अनुच्छेद 14 क्या बताता है। संविधान का अनुच्छेद 14 सबको पता होगा आपको, समानता का अधिकार बताता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1986। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, याद करिएगा आप। ठीक है, 2-3 बार आप रिपीट करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। ओके, अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। आपके ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी सही है, 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये हुआ 1972 में। कब हुआ, 1972 में। जस्ट रिपीटेड, इसको रिपीट करते रहिए, कब हुआ, 1972 में। अब एक और देख लीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ संरक्षण योजना प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब आता है, 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आता है, 1973 में। ठीक है, ये आप दोनों लिंक कर सकते हैं, जैसे कि पहले हमने पहले हमने वन्य जीव संरक्षण, जो भी वनों में जीव रहते हैं उनके संरक्षण की बात करी। ठीक है, पहले हमने जो भी वनों में रहते हैं उनके संरक्षण की बात करी, तो वो 1972 में लागू हुआ था। जस्ट एक साल बाद हमने देखा कि हमें बाघों को भी बचाना है, तो 1973 हमने क्या प्रोजेक्ट टाइगर भी लाया, बाघ संरक्षण योजना भी लाया। तो इस तरीके से ये दोनों याद हो जाएंगे आपको, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है, और इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, आपने कई बार इसको पढ़ा होगा, तो आई एम नॉट गिविंग आंसर ऑफ इट, मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत तो जानते ही होंगे आप लोग। ठीक है, ओजोन परत हमें किस प्रकार की किरणों से बचाता है, तो वो है सी आंसर, पैराविग्नी मीन्स यूवी रेज या पैराविग्नी किरणें। ठीक है, इनसे बचाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 2025 का चिकित्सा फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। ये याद रखिए, 1 साल के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, और आपके ऑप्शन जैसे कि यहाँ मेंशन है, आपका आंसर ये हो जाएगा, मैरी ब्रंकाव, फ्रेड रैम्सडेल एंड सिमोन साकागुची। ठीक है, इन पे मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है, जो भी नोबेल प्राइज़ प्राप्त किए हैं इस साल। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्यों मिला था इनको, फेरिफेरल इम्यून सिस्टम टॉलरेंस के लिए मिला था, फेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए की खोज के लिए इनको मिला था चिकित्सा में। ठीक है, इन लोगों को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 2025 का भौतिकी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो जॉन क्लार्क मीन्स ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, इनको फिजिक्स में मिला था। क्यों मिला था हम ये देख लेते हैं, विद्युत परिपथ में क्वांटम प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए। क्यों मिला था, विद्युत परिपथ में जो है क्वांटम प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए जो है यह अवार्ड मिला था। ठीक है, हमने देख लिया फिजिक्स में किसको अवार्ड नोबेल पुरस्कार मिला इस बार 2025 का, तो ये जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट एंड जॉन एस एम मार्टिनेस को। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 2025 का रसायन केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो केमिस्ट्री में जो है आपके ऑप्शंस हो जाएंगे सुसुमू, रिचर्ड रॉबसन, ओमर एम यागी, इनको मिला है। ठीक है, अब इन्होंने कौन से कार्य के लिए इनको मिला है,
तो इन्होंने क्या किया था, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए मिला। किसके लिए मिला, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए मिला है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, 2025 का साहित्य लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो हम सबको पता है इस बार बी ऑप्शन सही है, लाजलो को मिला है। किसको मिला है, लाजलो को मिला है। और इनकी जो किसी एक पर्टिकुलर बुक के लिए नहीं मिला है, बल्कि इन्होंने अभी तक जो भी राइटिंग की है, जो भी इन्होंने लिखा है, उसके लिए जो है मिला है इनको। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कहाँ के थे, हंगरी के थे। ठीक है, हम देख लेते हैं 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। अभी एक ही 2 दिन में मिला है, तो इस पे बहुत बवाल भी चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए था, बट किसको मिला है, मारिया कोरिना माचाडो को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मारिया कोरिना माचाडो को मिला है। ठीक है, और ये कहाँ की हैं, ये हैं आपकी वेनेजुएला की। कहाँ की हैं, वेनेजुएला की है। और वेनेजुएला में इन्होंने क्या किया कि लोकतंत्र की मांग की, उन्होंने डेमोक्रेसी को बचाने की बात करी है वहाँ पे, और मानवाधिकार के लिए हमेशा संघर्षरत रही हैं, इसलिए इनको शांति का पुरस्कार मिला है। किसको मिला है, मारिया कोरिना माचाडो को। ओके, 2025 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो अर्थशास्त्र का पुरस्कार जो है इस बार मिला है जोएल मोक्योर, फिलिप एगियन, पीटर हाउइट। ठीक, इनको मिला है। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने हर एक क्षेत्र में देख लिया कि किस किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है। ठीक है, मिला है। और कारण क्या था, जो इस इकोनॉमिक के क्षेत्र में पाया था, इन्होंने क्या किया था, नवाचार और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस पर विचार पर शोध के लिए मिला इनको। क्यों मिला, नवाचार और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन पर शोध के लिए मिला। ठीक है, नोबेल पुरस्कार कब घोषित किए जाते हैं, तो नोबेल पुरस्कार जो है अक्टूबर महीने में घोषित किए जाते हैं। याद होना चाहिए, क्योंकि अब अक्टूबर का महीना चल रहा है, इसी महीने में जो सारे अवार्ड हैं घोषित हुए हैं। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, इकोनॉमिक में हो, लिटरेचर में हो या पीस में हो, सब में कभी मिला है। अभी अक्टूबर में नॉमिनेट हो गए हैं सब लोग। अब इनको अवार्ड कब प्रदान किया जाएगा, अवार्ड इनको प्रदान किया जाएगा 10 दिसंबर को। कब अवार्ड प्रदान किया जाएगा, 10 दिसंबर को। नोबेल हर वर्ष किस तारीख को प्रदान किया जाता है, तो 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। और नाम कब घोषित कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है आपका अक्टूबर में, जैसे कि आपने अभी देखा। ओके, तो हम हो गए सारे क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू।